हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है, टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं सीडीपी की, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया है। सेकंड है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये सेकंड चैप्टर है। अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि दोनों लेके चल रहे हैं, टॉपिक वाइज भी हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको उबन सा ना महसूस हो, ये ना लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पढ़ाई करनी है। तो टॉपिक वाइज भी पढ़िए और क्वेश्चन भी सॉल्व करिए साथ साथ। तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? ये टॉपिक पढ़ चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जो नहीं देखे हैं आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आसानी होगी। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन? बच्चों का विकास निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? एक रूपता, एक आयामी, रैखिकता या व्यक्तिगत विभिन्नताएं? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? बच्चों का विकास निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो पढ़े हैं ना, एक सिद्धांत ये भी था व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसीलिए कह रहे हैं टॉपिक वाइज जरूर पढ़िए। और फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से मिल गया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत पढ़े हैं कि सभी बच्चे जो है, हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, वो फिर भी सोच समझ, खान पान, चलन, उनके विचार दोनों से भिन्न होते हैं, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत का अनुसरण करता है बच्चे का विकास। अगला क्वेश्चन है, क्या है? कथन ए, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। और तर्क आर कहता है केवल आनुवंशिकता ही एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। ये वाला चैप्टर अभी यही बताए कि एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी आपको पढ़ना है, तो अभी इसको नहीं पढ़े हैं, बट केवल केवल आनुवंशिकता या केवल हेरिडिटी की बात करें या केवल एनवायरमेंट की बात करें तो नहीं, दोनों है, दोनों का गुणात्मक रूप होता है, प्रतिफल होता है बच्चों के विकास का। तो इसमें केवल आनुवंशिकता है, तो ये तो ऑप्शन तर्क आर गलत है। कथन ए क्या है? एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है, पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, पूरी तरह से उसके जन्म के समय नहीं निश्चित होती। तो जैसे जैसे बच्चा विकास करता है, जैसे जैसे उसका एटमॉस्फियर होता है, उसी तरह से बच्चा विकास करता है, तो कैसे जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है? तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए और आर दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था के दौरान डॉट डॉट जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन डॉट डॉट जो कि समाजीकरण की एक द्वितीय कारक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या है? परिवार, साथी और मीडिया, साथी, परिवार और मीडिया, मीडिया, परिवार। और जहां पे पहले यानी बाल्यावस्था के दौरान क्या है, प्राथमिक आपको दिया है ना, समाजीकरण का प्राथमिक कारक किसे माना गया है? परिवार, माँ होती है। तो पहले क्या है, बच्चा पहले परिवार में ही रहेगा, ना कि अपने साथियों के यहाँ उसका जन्म होगा तो तुरंत माँ उसके दोस्तों के यहाँ उसको दे आएंगी। ऐसा तो नहीं है कि पहले से दोस्त दोस्त बना के उसकी माँ ही रखेंगी कि दोस्तों के यहाँ, और मीडिया में बच्चों को दे देंगी, वहीं पे उसका डेवलपमेंट होगा। नहीं, तो परिवार में ही होता है। तो प्राथमिक समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या होता है? परिवार है। और द्वितीयक क्या है? द्वितीयक में आता है साथी और मीडिया। तो द्वितीयक में क्या आता है? साथी और मीडिया, यानी बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहता है, मीडिया, विद्यालय, ये सब है। तो द्वितीयक में आएगा क्या? द्वितीयक में आएगा मीडिया, साथी और मीडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार, साथी और मीडिया। आगे बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे या जा प्याजे लिखा है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? क्या है? अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। किस अवस्था में? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। विकसित करने की बात किया है, यानी पूर्ण रूप से विकसित कर लेते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेता है। आगे बात करते हैं, जीन प्याजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मकेंद्रीयता, जीववाद या संतुलीकरण। क्या है? जीन प्याजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की, यानी बच्चा अपनी दृष्टि से देखता है। यहाँ पे हम आंसर ही बता रहे हैं, चलिए कोई नहीं। अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आप लोग बताइए, बच्चा जो है दूसरों की अपेक्षा किस तरह से सोचता है? अनुकूलन या आत्मकेंद्रितता है या जीववाद है या संतुलीकरण है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आत्मकेंद्रितता। क्या है? आत्मकेंद्रितता। जो उसको पसंद है, जो उसको चाहिए, वो वही समझेगा, वही जानेगा। अदरवाइज आप कुछ भी उसके सामने रख दो, कुछ भी आप कह दो, तो वो मानने वाला नहीं है। यदि वो कहीं पे आप मार्केट में लेके गए हो, तो उसको जो चाहिए, वो समझने वाला नहीं है। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी आप देख रहे हैं, कुछ भी उसका नहीं है, वो बच्चा शांतिपूर्वक बैठ के अपना कार्टून देख रहा है और आपका फेवरेट मैच आ रहा है, तो आप उसके हाथ से रिमोट नहीं ले सकते। वो जब तक अपना कार्टून देख के सो नहीं जाएगा या फिर वहां से हट नहीं जाएगा, तब तक आप नहीं ले सकते। तो ये है आत्म केंद्रीयता। जो वो स्वयं चाहता है, वही वो पूरे संसार को अपने उसी आंखों से देखना चाहता है। वो दूसरों के अनुभवों से परे होता है। तो ये क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आत्म केंद्रीयता कहलाती है। वो अपनी दृष्टि से देखता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है हम वही करेंगे, ये है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, ईमान व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधिकारिक होती है? आप लोग इसको हम ट्रिक से पढ़े हैं, तीनों चैप्टर आप देख सकते हैं। जो अभी यही रिसेंट एग्जाम हुआ, वहां पे 1 घंटे की ही वो क्लास है, आप वहां पे देख सकते हैं। यदि वही क्लास आप देख लेते हैं, तब भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। आप वहां से उसको देख सकते हैं। वैसे तो टॉपिक वाइज क्लासेस चल ही रही हैं, हम पढ़ेंगे ही, बट आपको पहले देखना है तो आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, ईमान व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? किस अवस्था में? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या अमूर्त पारंपरिक स्तर? क्या होगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व पारंपरिक स्तर। क्या है? नैतिक समझ, सजा और ईमान के प्राधिकारियों की शक्ति पर निर्भर होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था पे एक बच्चा है, वो पापा आए हैं, चॉकलेट लेके आए हैं, मिठाई लेके आए हैं, फ्रिज में रखा है, वो चट कर जाएगा, बट वो कहता क्या है? वो मेहमानों के लिए रखा है, उसको हम खाएंगे नहीं। वो इस तरह से बात करता है, क्यों? अगर उसे थोड़ा सा हिंट मिले तो वो 2 मिनट में चट कर जाएगा, बट पापा के डर से, मम्मी के डर से कि कुटाई होगी, इसलिए वो खाएगा नहीं। तो नैतिकता कहां से आ रही है? ईमानदारी कहां से दिख रही है? वो ईमानदार होता नहीं है, बट ईमानदारी दिख रही है कुटाई से, कि हमारी कुटाई अच्छे तरीके से हो जाएगी, इसलिए वो ये कह रहा है कि वो मिठाई हम खाएंगे नहीं। तो ये कौन सी अवस्था है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। आगे बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को डॉट डॉट ने अपने डॉट डॉट सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। लेव बायगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक, लेव बायगोस्की व्यवहारवादी, जीन पियाजे व्यवहारवादी, जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक। संज्ञानात्मक विकास में भाषा, भाषा पर किसने सबसे ज्यादा जोर दिया है, इसको भी हम समझे हैं। आप पिछली क्लास देखेंगे, वैसे टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, आपको फिर से बता रहे हैं।
तो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक वाइज विथ क्वेश्चन भी बीच बीच में हम सॉल्व करेंगे, तो आपको ऊबन सा नहीं महसूस होगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी नहीं माइंड में थॉट आते रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो दोनों साथ साथ चलेगा। आप देखते हुए चलिए, बस आराम से पढ़ते हुए चलिए, जिनका 1-2 नंबर से रह गया है, ताकि इस बार दिसंबर में होने वाला सीटेट आपका अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो। चलिए, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? भाषा, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को लेव बायगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक में क्या किया है? प्रस्तावित किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेव बायगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, लेव बायगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे क्या है? पुनरावृत्त और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं कि विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनमें से वे चीजें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम हैं। जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेव बायगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे कैसे होते हैं। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है, लेव बायगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे क्या है? बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसमें वे चीजें शामिल हैं जो दूसरों के समर्थन से करने में क्या है? सक्षम होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका, ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या है? बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। बारंबार अभ्यास, रटंत जहां पे आपको दिखे, तो बच्चे मशीन नहीं है, बच्चे को रटवाना नहीं है, ये तो पहले ही कट जाएगा। प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है, निगेटिव में होता तो यही ऑप्शन सही होता, बट ये क्वेश्चन पॉजिटिव में है। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। परीक्षा के लिए तो तैयार बिल्कुल नहीं करना है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, आपको ये भी हम बता रहे हैं कि किस तरह से अपने क्वेश्चन आप गलत करेंगे, है ना। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे मतलब बच्चों में कंपटीशन करवाएंगे नहीं, तो क्या बनेगा? एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करेंगी? तो बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करेंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है? खुद को समझने में, यानी खुद को समझने का विचार, संवेग, भावना, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है? संगीतमय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, या अंतर वैयक्तिक बुद्धि, या सामाजिक बुद्धि? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये तो जो है क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। खुद को जानने में क्या है? अपने मन को, अंतरात्मा को समझना, अपने आप को समझना, तो अंतर वैयक्तिक बुद्धि है। आगे बढ़ते हैं, लेव बायगोस्की के अनुसार क्या है? लेव बायगोस्की के अनुसार भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है। भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। लेव बायगोस्की के अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? भाषा का विकास कैसे होता है लेव बायगोस्की के अनुसार, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। लेव बायगोस्की के अनुसार भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए क्या है? आवश्यक होती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूह में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना, विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। फर्स्ट सेकंड सही है, सेकंड थर्ड सही है, या फर्स्ट थर्ड सही है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है? तीनों सही है या फिर
दो सही है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अधिगम का आकलन आप कर रहे हो तो क्या शामिल होना चाहिए इसमें? क्या बनेगा राइट आंसर? विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना। वर्गीकृत तो करना नहीं है, वो भी समान क्षमता वाले, तो वर्गीकृत नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना कि बच्चा कैसे सोचता है, उसकी थॉट क्या है, वो किस तरह से उसके विचार हैं, तो इन बातों पर क्या है, चिंतन करना और समझना। बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना, बिल्कुल सही बात है। बच्चा किस तरह से सीख रहा है उसके स्तर का पता लगाना, तो दोनों बातें सही हैं, सेकंड और थर्ड। क्या होगा राइट आंसर इसमें? सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड और थर्ड इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, यह कथन है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, ये क्या है? लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती, जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं। लड़के आज्ञाकारी नहीं होते, तो उदाहरण किस ओर संकेत करता है? जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता या जेंडर भूमिका में लचीलापन? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं। लड़के बुद्धिमान होते हैं बट आज्ञाकारी नहीं होते, और लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं बट बुद्धिमान नहीं होती। कुल मिला के कहने का मतलब यही है। और ये किस उदाहरण की ओर संकेत करता है? क्या है इसमें राइट आंसर? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है। पुराने लोग जो कह दिए हैं वही सत्य है। क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है, आकलन किस प्रकार का होना चाहिए? किस प्रकार का होना चाहिए? केवल मात्रात्मक, व्यापक, मानकीकृत, केवल योगात्मक? कैसा होना चाहिए? आकलन किस प्रकार का होना चाहिए? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यापक होना चाहिए। केवल मात्रात्मक, केवल जहां दिखे ये निगेटिव वर्ड है। मानकीकृत, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। केवल योगात्मक होना चाहिए। नहीं, आकलन किस प्रकार होना चाहिए? क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में है, तो आकलन व्यापक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? क्यों बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, धीमी गति से सीखने वाले की पहचान व नामीकरण करने के लिए, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए? बच्चों का मूल्यांकन क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? तो बिल्कुल सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, बच्चा कहाँ फॉल्ट कर रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, कैसे सीख रहा है, कितनी तेजी से सीख रहा है, और कौन से मेथड से सीख रहा है, तो इन सब के लिए बच्चों का मूल्यांकन जरूरी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। आगे बात करते हैं, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? प्रत्येक छात्र की क्षमता बढ़ाने पर, सीखने में कमियों के रूप में देखने पर, शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर, संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने पर। समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? किस पर बल देती है? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? तो समावेशी शिक्षा प्रत्येक छात्र की क्षमता बढ़ाने पर बल देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, प्रत्येक छात्र की क्षमता बढ़ाने पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं, तो उसके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। और तर्ककार कहता है, बच्चों और उसकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। कि जैसे शिक्षक है ना, कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है बार बार, और वो रोने लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं सीख पाएंगे। मैथ की बात कर ले, कुछ भी जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, बट एक टीचर कहता है कि नहीं, तुम सीख पाओगे। मतलब एक टीचर जब बच्चों के प्रति विश्वास जनक होता है, विश्वास के पात्र से उसको देखता है कि तुम सीख जाओगे, तुम सीख लोगे, इस तरह से एक तरह से उसे जो है मोटिवेट करता है, तो बच्चा वहां पे क्या होता है, वो प्रभावित होता है और वो सीखने का प्रयास करता है। तो इस तरह के टीचर को बनना चाहिए और होना चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट करें, और इस तरह से उसे मोटिवेट करें कि क्लासरूम में, ताकि वो सीख सके। आप ऐसे इजी वर्ड का उसके गांव की भाषा में, उसके आसपास की वो जो लैंग्वेज समझता हो, वैसे ही उसे बोलकर समझाएं, बताएं, ताकि वो बच्चा सीख सके और समझ सके। क्या है, वंचित पृष्ठभूमि से आया है, तो वो कैसे सीखेगा?
तो आप जिस तरह से वो जो है जिस पृष्ठभूमि से आया है, आप उसी के लैंग्वेज में, उसी के भाषा में आप उसको सिखाएँगे। तो यहाँ पे दोनों बातें ठीक हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट के सामग्री की प्रस्तुति यहाँ पे डॉट डॉट को सुगम बनाती है। कई तरीके से सामग्री की प्रस्तुति क्या है, सभी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाती है, या कई तरीके केवल विशेष बच्चों के अधिगम, एक समान तरीके सभी बच्चों के अधिगम, एक समान तरीके जहां पे केवल दिखे एक समान दिखे तो वो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होगा, कई तरीके से सामग्री की प्रस्तुति सभी बच्चों के अधिगम को क्या बनाती है, सुगम बनाती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। समायोजन कौन सा उचित नहीं है, कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय, परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार, न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें, मानकीकृत जहां दिखे, निगेटिव में पूछा है तो निगेटिव का क्या जाएगा, निगेटिव ही सही होगा। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण क्या है, उचित समायोजन नहीं है, तो मानकीकृत परीक्षण गलत है। अगला क्वेश्चन है, धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिकता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधिक अभिज्ञेय विशेषताएं हैं। रचनात्मक शिक्षार्थी, अभिसारे विचारक, या विचारण विवेचन में अनम्यता या स्वलीनता। क्या बनेगा राइट आंसर, लचीलापन, धारा प्रवाहिकता और मौलिकता। क्या है, कौन सी दोष है इसमें, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर जी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रचनात्मक शिक्षार्थी का। क्या है, रचनात्मक शिक्षार्थी का धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिकता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधिक अभिज्ञेय विशेषताएं हैं, तो ये रचनात्मक विद्यार्थी की है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को पाठचर्या और मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। कैसे, खंडित, मानकीकृत जहां दिखे तो ये तो पहले गलत होगा। गैर संदर्भित, योगात्मक भी क्या है, योगात्मक भी गलत है। लचीलापन और रचनात्मक, बिल्कुल लचीलापन होना चाहिए। शिक्षकों को पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो यही दोनों बातें इसमें सही है। एक समान तो नहीं होना चाहिए, मानक पर आधारित नहीं होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, लचीला और रचनात्मक। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षकों को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए, किस प्रकार बनाना चाहिए, भय उत्पन्न करके, तनाव को प्रेरित करके, निष्क्रिय संस्मरण रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। एक शिक्षकों को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए, बच्चा किस तरह से समस्या समाधानकर्ता बने। एक शिक्षक को बच्चों के लिए किस तरह से बच्चे को तैयार करना चाहिए ताकि वो उसके समक्ष आए हुए समस्या का समाधान कर सके। क्या है इसमें राइट आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समान सोच के उपयोग को क्या करके, प्रोत्साहित करके। निष्क्रिय संस्मरण, अरे बच्चा निष्क्रिय रहेगा तो कैसे सीखेगा, तनाव में रहेगा तो कैसे समस्या को समाधान करेगा, भय उत्पन्न करके समस्या समाधान होता है, वो वैसे डरा रहेगा तो कैसे सीखेगा। तो ये जो है तीनों ऑप्शन गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान के निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, सक्रिय अन्वेषण का, सामाजिक संपर्क, प्रयोग, व्यवहार व अनुबंधन का। मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें, कूट में आंसर देने हैं।
सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बच्चा यहाँ पे सक्रिय है। सामाजिक संपर्क, बिल्कुल सामाजिक संपर्क से बच्चा सीखता है। प्रयोग से सीखता है, कैसे सीखता है? प्रयोग से सीखता है। व्यवहार का अनुबंधन, अनुबंधन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अनुबंधन नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी? नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से लगाने हैं। क्या है? अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी। छात्रों को बैक बोर्ड में ज्यों के त्यों उत्तर, यानी ब्लैक बोर्ड पर जो भी आप लिखे हो ज्यों का त्यों उतार लें अपनी कॉपी में। विद्यार्थियों से किसी सहकर्मी अवधारणाओं को समझने के लिए कहना। विद्यार्थियों से उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना। छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना। क्या पूछा है कि क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है पूछा है, तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, ज्यों का त्यों उतार लेंगे ब्लैक बोर्ड से तो क्या सीखेंगे? यही ऑप्शन इसमें क्या है? नहीं पूछा है, यानी निगेटिव में है। तो निगेटिव में क्या है? यही है कि ज्यों का त्यों उतार लें। ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए? उन्हें अनदेखा करके, उन्हें सजा देकर, उन्हें इनाम देकर या उन्हें संबोधित करके? कैसे निपटना चाहिए? बिल्कुल उन्हें संबोधित करके। क्या है? उन्हें संबोधित करके। अगला क्वेश्चन है, जैसे होता है ना कि कोई बच्चा है, उसे आप क से जो है ङ तक उसे दिए हो क्या? क से ज्ञ तक आपको लिखने के लिए। तो बच्चा ङ बनाता है तो यहाँ पे ड बना देता है, यहाँ पे बिंदी नहीं रखता है। यहाँ पे बिंदी नहीं रखता है तो इसे आप क्या करते हो? इसे आप गोला कर देते हो। मतलब आपको इसे यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे अपने पेन से बताते हो। तो भ्रांतियों से क्या है? निपटारा पाने के लिए बच्चा कुछ वर्ड ऐसे बोलता है, जैसे ये एम है और डब्लू है। एम और डब्लू में उस कंफ्यूजन होता है उसे, जिस वर्ड में उसे कंफ्यूजन हो तो उसके भ्रांतियों को दूर करना। यहाँ पे ये है उन्हें संबोधित करना, उनके भ्रांतियों को दूर करना। अगला क्वेश्चन है, संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाना। क्या है? सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने से को प्रोत्साहित करना चाहिए, अवहेलना करना चाहिए, दंडित करना चाहिए या सुसाधित करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जी, संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को क्या करना चाहिए? सुसाधित करना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? बच्चों के ज्ञान को सुसाधित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? समस्या समाधान की प्रक्रिया को आप कैसे सुगम, सरल बनाएंगे? प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, अभिसरण सोच को बढ़ावा देकर, कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, सहज अनुमान को बढ़ावा देकर? क्या करेंगे? समस्या समाधान को सुगम और सरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन है, मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को आप किस तरह से इसका समाधान करेंगे? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे विजेता और हारे हुए बच्चों के नामीकरण उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। नजरअंदाज किया जाना चाहिए, जहां पे नजरअंदाज दिखे तो आप पहले काट दीजिएगा, नजरअंदाज तो नहीं करना है, उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, छात्रों में प्रतिस्पर्धी बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए उसे तैयार करना चाहिए, यानी आप कंपटीशन करवाएंगे बच्चों में। हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंता को बढ़ाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। क्या करेंगे आप? मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को आप क्या करेंगे? क्या बनेगा राइट आंसर? जी बिल्कुल, हतोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? इनके प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों में ये तनाव और चिंता को बढ़ाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में ये बाधा है। तो क्या करेंगे आप? उसे हतोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। शर्म, भय, खुशी, अपमान? क्या होगा इसमें राइट आंसर?
जब बच्चे खुशी की यानी खुशी की भावना का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शर्म करेंगे, भय करेंगे, अपमानित महसूस करेंगे तो कैसे वो सीखेंगे? जब वो खुश होंगे तभी तो सीखेंगे। तो खुशी की भावना का अनुभव करते हैं, तब जो है सीखने का सकारात्मक प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ये अगला क्वेश्चन है और लास्ट है सीडीपी का। कथन ए है, छात्रों की अपनी सफलता और विफलता के लिए निम्नलिखित छात्रों की अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। तरकार कहता है, सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोनों बातें सही हैं। यहाँ पे ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्या है? छात्रों की अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर, यानी अगर वो सफल हो रहे हैं तब भी, असफल हो रहे हैं तब भी उन्हें खुद पर उनको जो है संबोधित करना चाहिए, ताकि वो यदि विफल हो रहे हैं तो उनमें रचनात्मकता आए, रचनात्मकता रूप में उन्हें मदद मिले कि वो कुछ क्रिएट कर सके, कुछ नया बना सकें, या फिर वो विफल हुए हैं तो उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो सीख सकें। तो ये बात तो सही है। और तरकार क्या है? सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों की कड़ी मेहनत करने के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, जो है आंतरिक गुण जो है व्यक्तियों के कड़ी मेहनत करने और प्रदर्शन करने के लिए उन्हें बेहतर बनाते हैं। तर्क आर भी सही है, दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। आप लोग एक कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए और कैसा लगा ये क्लास। यही आपसे बार बार कह रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको एक अंदर से आप खुद खुद को ये सहज महसूस करेंगे कि इतने क्वेश्चन के आंसर हम सही कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक वाइज आप पढ़े रहेंगे। तो बार बार आपको यही कहेंगे कि टॉपिक वाइज क्लासेस सभी सब्जेक्ट की कंटिन्यू चल रही हैं और आप भी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई टॉपिक वाइज करते रहिए। बीच बीच में हम पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको जो है ऐसा ना लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिर्फ क्योंकि थियरी पढ़ने में स्टूडेंट बहुत बहुत कम है, उनको अच्छा ही नहीं लगता कि थियरी पढ़ें और लास्ट में यही गलती करते हैं। क्वालिफाई आंकड़ा कितना रहता है सीटेट का, आप लोग ही देखिए। तो बार बार यही कह रहे हैं, हम दोनों लेके चलेंगे। और जो भाई बहन टॉपिक वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो आपको ये ना लगे कि ऊबन सा ना महसूस हो कि सिर्फ थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो बार बार कमेंट होता है ना कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा? तो जी, क्वेश्चन के साथ साथ जो है हम लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ रहे हैं। तो आज का सेशन पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, तो प्लीज़ यही कहेंगे कि अभी से आप अपनी तैयारी करिए, तभी जो है अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। नहीं तो ये आंकड़ा बहुत बहुत तकलीफ देता है। आप लोग के इतने सारे पैसे बर्बाद होते हैं। हर बार आप सीटेट जो है फॉर्म अप्लाई करते हो और 1-2 नंबर से रह जाते हो या फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। जो क्वालिफाई कर गए हैं, जिनका 82 है, 85 है या फिर 89 है, जो भी है, एक बार सीटेट और दे लीजिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका उच्च होता है कि नहीं, सीटेट में इतने मार्क्स मेरे हैं। तो एक बार सीटेट और दे लीजिएगा दिसंबर का और फिर से यही कहेंगे कि अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करो। तो चलिए यही इन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।